हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में चैप्टर 3 क्लास 8 का ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल आर्मी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक हिस्ट्री का टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में जो ब्रिटिश थे 200 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली वो राज करके गए हैं, रूल करके गए हैं। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जैसे कि शुरुआत में जब वो हमारे इंडिया में आए थे तो उनका जो रोल था वो एज अ पेटिशनर था। उन्होंने मुग़ल एम्परर के सामने एज अ पेटिशनर अपना रोल रखा था। दैट मीन्स और धीरे धीरे उनका जो रोल था वो उन्होंने अपने आप को एडवांटेज लेना शुरू कर दिया था। पॉलिटिकल कंडीशन जो थी हमारे इंडिया में, उसकी वजह से उन्होंने उसका एडवांटेज लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी उसको बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ कर लिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसको मजबूत कर लिया। और जो उनकी कंडीशन थी उसको उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिया था अपनी पोजीशन को। और उनका जो कन्क्वेस्ट था, उन्होंने अपने जो हमारे पूरे इंडिया पे अपना कन्क्वेस्ट कर लिया था, कब्ज़ा कर लिया था, वो जो कि अलग अलग तरीक़ों से था, अलग अलग आइडियाज़ से था, चाहे वो किसी प्रीटेक्स्ट के ज़रिए था। तो दैट मीन्स उन्होंने पूरे इंडिया पर एक हमारे उस पर अपना कन्क्वेस्ट कब्ज़ा कर लिया था। तो जो ब्रिटिश थे वो हमारे इंडिया पर कन्क्वेस्ट करने का उनका जो कारण था वो कुछ बहुत सारी ऐसे चीज़ें थी जिनकी वजह से वो सफल भी हो पाए। और ये क्योंकि उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए था कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। और उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की थी, जो एफ़र्ट्स उन्होंने यूज़ किए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कंपनी को एज अ सेफ़ गार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए और सेफ़ गार्ड करने के लिए ही उनके अपने इंटरेस्ट में था, वो उनके अपने फ़ायदे में था। तो नेक्स्ट आता है इसमें हम जो हमारा ड्यूल सिस्टम था इनका, कि ड्यूल सिस्टम क्या था गवर्नमेंट का बंगाल में। जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने एक स्टैब्लिश किया था, ड्यूल सिस्टम को स्टैब्लिश किया था बंगाल में, जो कि डिप्यूटी दीवानी जिसको हम बोलते थे। अब उस टाइम पर दीवानी को, एक दीवान्स को अपॉइंट किया गया कंपनी के द्वारा, जिसमें वो रेवेन्यू को, दीवानी को कलेक्ट करते थे कंपनी के बिहाफ पर। और उसका जो देखभाल करने का जो काम था, एडमिनिस्ट्रेशन का, निज़ामत का, वो भी नवाब के बिहाफ पर वही करता था। तो ये जो सारा सिस्टम था, स्पेशली अगर देखें तो इसमें एक ही इंसान, वही सेम पर्सन, दो अलग अलग इंटरेस्ट को, दो अलग अलग कामों को कर रहा था। और इस सिस्टम में जो पावर थी उसको सेपरेट कर दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर पावर को सेपरेट कर दिया गया था इस सिस्टम में। और देखें तो हालांकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्या थी कि वो एक तो लोगों को देखना कि भाई नवाब के साथ साथ वो लोगों को भी देखना, लेकिन जो एक्चुअल पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मैन के हाथ में थी, दैट मीन्स कंपनी के हाथ में थी। अब जो गवर्नमेंट की जो वीकनेस थी, इसका जो फ़ायदा था वो क्या हो सकता था कि जो गवर्नमेंट की जो कमज़ोरियाँ थी, जो उनकी वीकनेस थी, उसका जो ब्लेम था वो हमारे इंडियंस रूलर्स पर या नवाब पर वो लगा सकते थे। और जो फ्रूट था, जो उसका एन्जॉयमेंट था, जो उसका फ़ायदे का जो चीज़ थी, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एंजॉय कर रहे थे उस टाइम पर, और एंजॉय करते थे इस सिस्टम के हिसाब से। और जो कंपनी थी वो एक, उसका जो काम था, कंपनी जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उस रेवेन्यू को वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका फंक्शन था उसके लिए यूज़ किया करते थे। और जो बाकी की मनी जो बच जाती थी उनकी, उसको वो इंग्लैंड भेज दिया करते थे। तो इस तरह से जो हमारा जो बंगाल था उसको धीरे धीरे उसकी जो वेल्थ थी वो सारी ख़त्म होती चली गई। धीरे धीरे उसका जो ख़जाना था, जो ट्रेज़र था, वो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया, क्योंकि वो कहीं बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से उसको कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जा रहा था, और दूसरा जो बच जाता था उसको वो इंग्लैंड भेज दिया करते थे। तो आगे जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, अगर वॉरेन हेस्टिंग्स का इसमें रोल देखें तो वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और 1773 से 1785 तक उन्होंने अपना रूल किया है एज आ गवर्नर जनरल हमारे इंडिया में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। उनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिलता है कंपनी पावर के एक्सपेंशन में। और जब तक वो रहे उन्होंने बॉम्बे और मद्रास पर बहुत अच्छे से अपनी जो कंपनी की पावर थी उस पर, कंपनी ने अपनी पावर पे का बहुत अच्छे से एक्वायर कर लिया था, अपना जमा लिया था अपना रुतबा उन्होंने। और इसीलिए जो
और फिर इसीलिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी आ गई थी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जो कि रिफॉर्म देखें तो हम सिर्फ और सिर्फ वो उन्हीं के कंपनी के ही फ़ायदे के लिए थे। जो ब्रिटिश टेरिटरीज़ थी उनको ब्रॉडली डिवाइड कर दिया गया था प्रेसिडेंसीज़ में। जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे उनको प्रेसिडेंसीज़ में डिवाइड कर दिया गया था, और 3 प्रेसिडेंसीज़ में उनको डिवाइड किया गया था, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। और जो हर प्रेसिडेंसी थी उसमें जो रूल था वो गवर्नर के थ्रू होना था। सुप्रीम हेड जो था एडमिनिस्ट्रेशन का वो गवर्नर जनरल था। और जो ये सारा सेवरल जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का जो इंट्रोड्यूसिंग का जो क्रेडिट है वो सारा वॉरेन हेस्टिंग्स को ही जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि आप अपने डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं कि क्लाइव का जो ड्यूल सिस्टम था उसको ख़त्म किया, ट्रेजरी जो थी कलकत्ता से उसको ट्रांसफ़र किया उन्होंने, अरेंजमेंट किए, हाउस होल्ड अफेयर्स जो थे नवाब के, अपॉइंटमेंट है कलेक्टर्स की। तो इस तरह से बहुत सारे उन्होंने अपनी कंपनी को फ़ायदे पहुंचाने वाले उन्होंने काम किए थे। आगे नेक्स्ट आता है कि भाई दीवानी सिस्टम क्या था। ड्यूल सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इनके मेजर्स आ जाते हैं कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इनके मेजर्स थे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में इनका फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है जो कि 1784 में इंट्रोड्यूस हुआ, चार्टर एक्ट्स आ जाते हैं 1793 में, और उसके बाद में 1813, 1833, 1853। तो इस तरह से ये सारे चार्टर एक्ट्स थे जो कि हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक फेस भी माने जाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 था। अगर देखें तो हम 1750 और 1856 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल था, जो उन्होंने कंपनी ने हमारे इंडिया पर रूल किया, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इकोनॉमिक कंडीशन को, अपनी उनकी कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशनों को ज़्यादा से ज़्यादा उसको मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, और जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उनसे प्रॉफिट बनाना, और जो प्रॉफिट था वो सारा कंपनी अपने इंग्लैंड में भेज दिया करती थी। तो रिज़ल्ट में क्या था कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो रिच बन गए, और जो गवर्नमेंट का इस बात की तरफ फिर अट्रैक्शन जाता है। अब जब गवर्नमेंट का, ब्रिटेन ऑफ गवर्नमेंट का जब जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसका जब अट्रैक्शन गया, उस तरफ ध्यान गया कि जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के वो ज़्यादा रिच बन गए हैं, तो उन्होंने कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के हिसाब से जो बंगाल का जो गवर्नर था वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुका था। वो गवर्नर जनरल बंगाल के नाम से जाना गया था, और उसको एक काउंसिल था 4 मेंबर्स का, वो उसको असिस्ट करते थे, और उसको उन काउंसिल के हिसाब से अपना डिसीज़न लेना पड़ता था। और जो सुप्रीम कोर्ट था, एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया, जिसमें एक चीफ जज था और 3 अदर जजेस थे जो कि उसके जजमेंट में हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे उसको। और जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनको अपनी जो रिपोर्ट थी, चाहे वो इनकम रिपोर्ट थी या फिर एक्सपेंडिचर रिपोर्ट थी, वो ब्रिटिश टेरिटरी से जो भी लिया जाता था, जो भी एक्सपेंडिचर और इनकम जो होती थी उसका पूरा रिपोर्ट उन्हें देना पड़ता था, पूरा एक अकाउंट, कंप्लीट अकाउंट देना पड़ता था उनको, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, मिशन था, उनको पूरा एक कंप्लीट अकाउंट देना होता था। नेक्स्ट आता है इसमें पिट्स इंडिया एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट आने के कुछ कारण थे जो कि थे टेरिटोरियल एक्सपेंशन था, करप्ट हो गया था, क्योंकि जो कंपनी के ऑफिशियल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी का एकदम से जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की उनका ध्यान गया। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो कुछ कमियां थी या सेंट्रल अथॉरिटी में जो कमियां थी, इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए ये रेगुलेशन एक्ट आया था। तो नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया है। आगे आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? इसमें पिट्स इंडिया एक्ट एक इम्प्रूवमेंट थी जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के लिए की गई थी, दैट मीन्स उसको सुधारने के लिए एक्ट आया था। और इसमें पॉलिटिक फंक्शंस को और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को दोनों को अलग कर दिया गया था, दैट मीन्स कंपनी की जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको अलग अलग कर दिया गया था। अब इसमें जो कंट्रोल जो एक था वो 6 मेंबर्स का बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो कि किंग के द्वारा ही अपॉइंट किया गया। और
जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल था उसको पूरी पावर दी गई सुपरिटेंडेंट की, और डायरेक्ट एंड कंट्रोल थे जो प्रेसिडेंसीज़ के जो अफेयर्स थे उनको डायरेक्ट और कंट्रोल करने के लिए प्रेसिडेंसी जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उनको कंट्रोल और डायरेक्ट करने के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पूरी पावर दी गई। और जो उस टाइम पर, क्योंकि जो बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी उन दिनों में वो टेरिटरीज़ में कंप्राइज्ड थी, क्योंकि जो कि अब देखते हैं हम वो कि एक कॉन्स्टिट्यूट स्टेट है महाराष्ट्र एंड गुजरात। और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसको भी इंक्लूड किया गया, उसमें साउदर्न इंडिया में इंक्लूड कर दिया गया। जो काउंसिल था उसको जो पहले हमारे 4 मेंबर थे रेगुलेशन एक्ट में, अब वहाँ पर 4 की जगह 3 एक्ट का काउंसिल कर दिया गया। और जो पावर थी वॉर डिक्लेयर करने की या फिर कोई शांति बनाए रखने की, वो सारी पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। अब नंबर 3 पर आता है हमारा चार्टर एक्ट्स। जैसे कि चार्टर एक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, आपके स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 1813 और 1833 के बारे में हम बात करेंगे। इसमें 1813 का जो चार्टर था, इसमें जो ट्रेड था वो मोनोप्लाई कर दिया गया था। कंपनी का जो मोनोप्लाई सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया, कि जो कंपनी का जो ट्रेड मोनोप्लाई था वो सारे आइटम्स पर ख़त्म कर दिया गया सिवाय चाय के। सिर्फ टी का उनका जो मोनोप्लाई था, मोनोप्लाइकेशन उनके पास में था। और चार्टर एक्ट जो था 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें वो मोनोप्लाई खो चुके थे अपनी, और कंपनी को 20 सालों का एक वो मिल चुका था, अथॉरिटी मिल चुकी थी उन्हें। कंपनी अपनी मोनोप्लाई खो चुकी थी सारे ही ट्रेड एक्टिविटीज़ पर, और सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनके पास में। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो फुल पावर को इन्वेस्ट कर रहा था, पूरी जो कंपनी के ऊपर अथॉरिटी थी वो उसको एंजॉय कर रहा था। गवर्नर जनरल था जो बंगाल का या ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भी यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। और एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई जिसके अंडर जो लीडरशिप थी वो गवर्नर जनरल को दी गई। उसकी जो पावर थी पूरी सिविल और मिलिट्री मैटर्स की, वो पूरी गवर्नर जनरल को दी गई। तो जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल था उसको पूरी पावर दे दी गई, सिविल की, मिलिट्री अफेयर्स की सारी। और जो लॉ मेकिंग थे, फाइनेंशियल पावर थी और लिथेटो थे, वो सभी प्रोविंसेस के इंजॉय कर रहे थे अपनी पावर को। और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल था उसको सारी पावर ट्रांसफ़र कर दी गई। अब इनके कुछ इम्पैक्ट्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के कुछ इम्पैक्ट्स आए थे। एक तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्किंग पर रेगुलेट कर दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल जो था उसके पास में अब कोई पावर नहीं बची थी। उसके पास में कोई भी पावर नहीं थी कि वो काउंसिल के ऊपर रूल कर सके। वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास चली गई थी। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था कंपनी का, अब उसके पास वो अब कंट्रोल और सुपरविज़न कर रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सुपरविज़न था वो सब्जेक्ट बन चुके थे उसमें, कुछ की क्या क्या सब्जेक्ट शामिल होने चाहिए उसमें। और जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो एक तरीके से हाफ हार्टेड मेज़र था, और वो ऐसा इसलिए था कि भाई कंपनी का जो लूट थी, जो कंपनी के ऑफिशियल्स, जो ऑफिसर्स जो लूट कर रहे थे, जो करप्शन कर रहे थे, उससे इसका एंड हो गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसकी वजह से जो कंपनी जो थी वो रिस्पॉन्सिबल बन गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बन गई थी। हालांकि देखें तो जो कंपनी थी वो ट्रेड मोनोपोलाई को कंटिन्यू भी किया उन्होंने, और जो पावर थी उनके पास में, कंपनी के पास में, कि एम्प्लॉयज़ को डिसमिस करना, अपॉइंट करना, ये पावर कंपनी के पास ही थी। और जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें कुछ बेसिस स्ट्रक्चर जो था गवर्नमेंट का 1858 तक उसमें रहा था वो। और चार्टर एक्ट्स जो थे वो एक तरीके से ब्रिटिश कंपनी की जो पोजीशन थी उसका डेक्लाइन साबित हुआ था। उसमें उन्होंने बहुत सारी कुछ चीज़ें ख़त्म कर दी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जानेंगे कि किस तरह से उनकी एजेंसीज़, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की जो एजेंसीज़ थी उन्होंने किस तरीके से इस्टेब्लिश की। Thanks for watching this video. To know more about this topic, please subscribe my channel.